बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 208 और हम कर रहे हैं हिस्ट्री में आपका चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में किस तरह से अलग अलग रीजन के कल्चर्स बने। भाई, आप किसी पर्टिकुलर रीजन के साथ किसी कल्चर को जोड़ देते हो, वो बना कैसे, वो हुआ कैसे, हम इस बारे में पढ़ेंगे। आज हम कर रहे हैं पेज 123 पे। ये है हमारा लेक्चर 208। अभी हम पढ़ रहे हैं रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट। जगन्नाथ कल्ट मतलब, जगन्नाथ कल्ट का मतलब क्या हुआ? कल्ट का मतलब हुआ धर्म हुआ, आप पंथ बोल सकते हो, ठीक है, रोड बोल सकते हो। मतलब ये जो जगन्नाथ का ये जो पंथ या जगन्नाथ का जो संप्रदाय, ये जो धर्म बना जगन्नाथ का, उसके पीछे की कहानी क्या है? रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। ये जगन्नाथ की कहानी क्या है कि कुछ लोग जगन्नाथ पंथ के माने जाते हैं कि वो जगन्नाथ पंथ को फॉलो करते हैं, तो वो क्या है, ठीक है। यहाँ देखो, पहले साइड में एक फोटो बनी हुई है। ये बालभद्र हैं, सुभद्रा हैं और जगन्नाथ हैं। बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ हैं। ये एक उड़ीसा का एक पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं? जो पुराने जो लीव्स या पुरानी पेजेस ये सब मिलते हैं, उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। ये इन तीनों के आइकॉन्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि जगन्नाथ कल्ट कैसे डेवलप हुआ। अगर आप बाकी रीजन्स की बात करें, रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। अगर आप बाकी रीजन्स की बात करो, ये जो कल्चर्स हैं, जो रीजन के कल्चर्स हैं, वो जो सारा उनके ट्रेडिशंस थे, जो उनका धर्म करवाता था, उसके हिसाब से उनका रीजन के कल्चर वैसा बन गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? रिलीजियस ट्रेडिशन, सपोज कोई एक पर्टिकुलर धर्म कुछ ट्रेडिशंस फॉलो करता है, भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, इस तरह से देवी देवताओं को ऐसे तिलक करना है, ये करना है। धीरे धीरे जहां वो लोग रहते थे उस जगह का वो कल्चर बन गया। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ। सबसे भाई रिलीजियस ट्रेडिशंस करते करते, धर्म की चीजें करते करते वो रीजन का बन गया। मतलब पूरा रीजन ही वो करने लगा कल्चर फॉलो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जगन्नाथ कल्ट। जगन्नाथ कल्ट में, या भाई जो जगन्नाथ का पंथ है उसमें कैसे हुआ? पहले उसके कुछ लोग ये सब फॉलो करते थे, पर पूरा रीजन ही फॉलो करने लगा वो जगन्नाथ पंथ। अच्छा, जगन्नाथ वर्ड का मतलब क्या होता है? जगन्नाथ विष्णु जी का एक नाम है। जगन्नाथ विष्णु भगवान का एक नाम है। और ये जो लोग हैं, ये जगन्नाथ कल्ट उड़ीसा के पुरी में फॉलो किया जाता है। मतलब वहाँ ये लोग इस पंथ को फॉलो करते हैं। To date, the local tribal people make the wooden image of the deity, which suggests that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu. इवन आज भी वहाँ के जो पूरी उड़ीसा के जो लोकल लोग हैं, लोकल ट्राइबल लोग हैं, जो लोकल आदिवासी लोग हैं, आज भी वो जो देवी देवता हैं, डेटी हैं, उसकी वुडन इमेज बनाते हैं। उसकी मतलब कहते हैं ना, वुड की इमेज बनाते हैं और आज भी उसकी पूजा करते हैं। तो उन्हें लगता है कि भाई ये भगवान है। मतलब भगवान की वुड से इमेज बना के पूजा करते हैं और उसे वो विष्णु जी का अवतार मानते हैं, ठीक है। मतलब वो विष्णु जी की पूजा करते हैं आज भी। इन द 12th सेंचुरी, अब इसकी हिस्ट्री सुनो, जगन्नाथ कल्ट की हिस्ट्री। भाई जगन्नाथ पंथ डेवलप कैसे हुआ उड़ीसा पुरी में। इन द 12th सेंचुरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी, अनंत वर्मन। 12th सेंचुरी की बात है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हुआ जिसका नाम है अनंत वर्मन। वो गंगा डायनेस्टी, मतलब गंगा शासन का, गंगा साम्राज्य का एक बहुत ही फेमस रूलर था। अनंत वर्मन उसका नाम था। उसने डिसाइड किया कि वो एक टेम्पल बनाए, इरेक्ट अ टेम्पल। इरेक्ट मीन्स बिल्ट। एक टेम्पल बनाए फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। उसने सोचा कि मैं पुरुषोत्तम का मतलब पुरुषों में उत्तम, मतलब सबसे ऊपर। पुरुषोत्तम वर्ड का मतलब पुरुष मतलब आदमी, उत्तम मतलब बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट आदमी। तो पुरुषोत्तम जगन्नाथ, जगन्नाथ कौन? विष्णु जी।
सो पुरुषोत्तम जगन्नाथ का पुरी में एक मंदिर बनवाऊं, अनंत वर्मन ने ऐसा डिसाइड किया। सो इन 1230 किंग, फिर अब दूसरे राजा हैं देखो, किंग अनंग भीम III डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डेटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डेप्यूटी ऑफ द गॉड। सो अनंत वर्मन ने डिसाइड किया कि मैं पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर बनवाऊं पुरी में, और इसके आगे जाके 1230 में किंग अनंग भीम III ने कहा कि मेरा ये पूरा राज्य ही मेरे डेटी का है, जगन्नाथ भगवान का है, और उसने कहा मैं तो सिर्फ भगवान का डेप्यूटी हूँ, मैं भगवान का एक मैसेंजर हूँ, मतलब उसने खुद को। सो मतलब ये जगन्नाथ कल्ट इतना फेमस कैसे हुआ, ओडिशा पुरी में ये जगन्नाथ कल्ट इतना फेमस कैसे हुआ। सो चालू देखो, पहले तो लोकल पीपल ऐसे ही पूजा करते थे वुड के वो देवी देवता बना के, और फिर एक 12th सेंचुरी में राजा आए अनंत वर्मन, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं मंदिर बनवाऊंगा जगन्नाथ जी का पुरी में। फिर 1230 में किंग अनंग भीम ने अपने पूरा राज्य को ही भगवान को सौंप दिया कि मेरा राज्य भगवान का ही है, और उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ भगवान का एक मैसेंजर हूँ। तो दो राजाओं का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है ये जगन्नाथ कल्ट डेवलप करने में, अनंत वर्मन एंड किंग अनंग भीम III। ठीक है, ये है पेज 123। अब हम देखते हैं पेज 124। अच्छा ये देखिए, ये है मंदिर पेज 124 पे, जगन्नाथ टेम्पल है ये पुरी का। सो दिस इज जगन्नाथ टेम्पल पुरी, बहुत ही फेमस मंदिर है, आप सबने सुना भी होगा, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है ये। ठीक है, सो एज द टेम्पल गेन्ड इन इम्पोर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, इट्स ऑथोरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिक्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब क्या हुआ, ये जो जगन्नाथ जी का मंदिर है बहुत ज्यादा फेमस होने लगा, दूर दूर तक फेमस होने लगा। पिलग्रिमेज का मतलब एक तीर्थ स्थल के रूप में जगन्नाथ फेमस होने लगा। तो जो इनके जो एक ऑथोरिटी है, मतलब जो उनके मेन पीपल हैं जो कि सोशल और पॉलिटिकल, सामाजिक और पॉलिटिकल मैटर्स के, वो बढ़ने लगे। ऑल्सो दोज हु कॉन्कर्ड ओडिशा सच एज मुगल्स, मराठास, ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर अब बहुत फेमस होने लगा लोगों के बीच, तो ऑब्वियसली चढ़ावा भी अच्छा आने लगा होगा, मतलब अच्छा मतलब कमाई होती होगी मंदिर की। सो अब जिन ने ओडिशा को जीता वो उन्होंने अपना मंदिर पे राज करने की कोशिश की, जैसे कि मुगलों ने, मराठाओं ने और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। They felt that this would make their rule acceptable to the local people। वो क्यों हथियाना चाहते थे मंदिर, एक तो हाँ पैसे का तो हो गई, और दूसरा उनको लगता था अगर मंदिर की देखरेख वो करेंगे तो जो लोकल पीपल हैं वो उनको अपना राजा एक्सेप्ट कर लेंगे। सो इस तरह से पहले दो राजाओं ने स्थापित किया, ये मंदिर स्थापित करने का जो है दो राजाओं पे जाता है। इसके बाद मंदिर फेमस हुआ, और ये मुगलों ने जब ओडिशा जीता, मराठाओं ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने कोशिश की मंदिर को हथियाने की। उनको ऐसे लगता था अगर हम मंदिर को हथियाएंगे तो उनका जो शासन है, जो वो रूल करते हैं, तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि लोगों की भावनाएं मंदिर से बहुत जुड़ी हुई होती है। तो अगर आप मंदिर को ही हाथ कर लोगे तो ऑब्वियसली आपका रूल लोग एक्सेप्ट करेंगे। So all those who conquered Odisha such as Mughals, the Marathas and East India Company attempted to gain control over the temple. They felt that this would make their rule acceptable to the local people. The Rajputs and traditions of heroism. अब राजपूत और उनके हेरोइज्म के किस्से। राजपूत तो आपने सुना ही है, राजपूत जो हैं वो फेमस हैं अपने कहते हैं ना, अपनी लड़ाई के लिए, लड़ाके अंदाज के लिए फेमस है। हीरोइज्म मतलब वो अपने बहादुरी के लिए फेमस है। सो राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म्स। इससे पहले एक पिक्चर आप देख लो यहाँ पे, ये एक पिक्चर है, ये है प्रिंस राज सिंह ऑफ बीकानेर। अभी हमने क्या पढ़ा कि जगन्नाथ कल्ट कैसे डेवलप हुआ, तो हमने देखा कि एक मंदिर, पहले भाई लोकल लोग लकड़े से भगवान बना के विष्णु जी का अवतार समझ के उसको जगन्नाथ बोल के पूजा करते थे, और सुभद्रा और बालभद्र और जगन्नाथ जी का ऐसे पूजा होता था। एंड फिर दो राजाओं ने बाकायदा, एक राजा ने मंदिर बनवाया, दूसरे ने अपने आप को
अपने राज्य को ही उस मंदिर को समर्पित कर दिया। ये था जगन्नाथ कल्ट का डेवलपमेंट। अब राजपूत, ठीक है, हम राजपूत के बारे में बहुत सुनते हैं, राजपूतों का नाम सुनते हैं। राजपूतों के साथ एक बहादुरी के किस्से जोड़े जाते हैं कि इवन आज भी आप देखोगे मैं राजपूत हूँ, मैं राजपूत हूँ। ये राजपूत के साथ एक बहुत मतलब हीरोइज्म के बहुत किस्से जोड़े जाते हैं, बहादुरी के। वो क्या है? 19th सेंचुरी में द रीजन दैट कंस्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे वाज कॉल्ड राजपुताना बाय द ब्रिटिश। 19th सेंचुरी की बात है, जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स जिसको आज राजस्थान कहा जाता है, उसको राजपुताना बोलते थे। 19th सेंचुरी में द रीजन दैट कंस्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान वाज कॉल्ड राजपुताना बाय द ब्रिटिश। While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajput, this is only partly true. अगर इस एरिया को, राजस्थान के एरिया को राजपुताना कहा जाता है, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि इस एरिया में सिर्फ राजपूत लोग ही रहते हैं। ये ट्रू नहीं था। There were several groups who identify themselves as Rajput in many areas of northern and central India. ऐसे नहीं मतलब सिर्फ राजस्थान में ही राजपूत रहते हैं, इवन इंडिया के बाकी इलाकों में भी राजपूत हैं जो कहते हैं हम राजपूत हैं, नॉर्दर्न एरियाज में हैं, सेंट्रल एरियाज में हैं। वो भी अपने आप को राजपूत कहलाते हैं। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ राजस्थान में ही राजपूत मिलेंगे। एंड ऑफकोर्स देयर आर सेवरल पीपल्स अदर देन राजपूत हु लिव इन राजस्थान। और ऐसा भी नहीं है सिर्फ राजस्थान में राजपूत ही रहते हैं, वहां पे राजपूतों के अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं। However, Rajputs are often recognized as contributing to distinctive culture of राजस्थान। पर अगर राजस्थान की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनको मतलब अगर राजस्थान के कल्चर की बात आती है तो राजपूतों का नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, राजपूत्स आर ऑफन रिकॉग्नाइज, राजपूतों को कैसे पहचाना जाता है? एज कंट्रीब्यूटिंग, उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो एक राजस्थान का अलग ही कल्चर है उसको मतलब दुनिया के सामने जो राजस्थान के कल्चर की तारीफें होती हैं उसमें राजपूतों का हाथ है। क्या हाथ है उनका? These cultural traditions were closely linked with the ideals and aspirations of rulers। जो राजस्थान की कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, मतलब वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, उसको किससे जोड़ा गया है? वहाँ के रूलर्स की सोच के साथ जोड़ा गया है। जो रूलर्स का जो आइडियल्स थे, जो वहाँ के रूलर्स होते थे, जो राजे महाराजे होते थे, उनके जो सोच है, आइडियल्स, एस्पिरेशंस मतलब वो क्या करना चाहते हैं, वो उनकी जो भी सोच है उस सोच को यहाँ के कल्चर के साथ जोड़ दिया गया है। From about the 8th century, most of the present-day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families। 8th सेंचुरी से राजस्थान, जो जिसको आप राजस्थान बोलते हो, सिर्फ राजपूत फैमिलीज ने ही रूल किया। From about the 8th century, most of the present-day state was ruled by various Rajput families। पृथ्वीराज वॉज वन सच रूलर। इवन पृथ्वीराज चौहान आप सुनते हो, बहुत ही फेमस रूलर रहे, उन्होंने भी राजस्थान को रूल किया था, राजपूत फैमिली से थे। दीज रूलर्स चेरिश द आइडियल ऑफ हीरो हु फॉट वैलियंटली, ऑफन चूजिंग डेथ ऑन द बैटलफील्ड रादर देन फेस डिफीट। इन रूलर्स के बारे में क्या फेमस बात है? इन राजस्थान के राजपूत रूलर्स के बारे में, इन राजस्थान के राजपूत राजाओं के बारे में एक चीज चेरिश की जाती है, आज भी एक चीज मनाई जाती है या एक चीज की खुशी करी जाती है। क्या? द आइडियल ऑफ द हीरो। मतलब ये लोग एक हीरो थे, एक हीरो फिगर थे लोगों के लिए। हु फॉट वेलियंटली मतलब ब्रेवरली। ठीक है, ये लोग बहुत ही बहादुरी से दुश्मन का सामना करते थे। ऑफन चूजिंग डेथ ऑन द बैटल फील्ड, ये लोग मौत को भी गले लगा लेते थे, मरना भी पसंद करते थे। रादर देन फेस डिफीट, हारने से ये लोग मरना पसंद करते थे, राजपूत रूलर्स। राजपूतों के लिए एक शान मान आन जोड़ी जाती है, जो उनका कल्ट है, जो उनकी सभ्यता है। राजस्थान के राजपूत रूलर्स, इवन वहाँ की जो लेडी रूलर्स हैं वो भी बहुत फेमस हुई हैं। ये लोग जो वहाँ के राजा हैं
वो लोग अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, और ये लोग हारने से ज्यादा मरना पसंद करते थे ये राजा उस टाइम। Stories about Rajput heroes were recorded in poems and songs which were recited by specially trained minstrels. So इनकी जो कहानियां हैं, इनके जो किस्से हैं राजपूतों की, ठीक है। सो राजपूत आपने कहानियां सुने होंगे, किस्से, इवन पोएम्स भी होती हैं राजपूतों पे। सो ये जो इनके कहानियां, किस्से, ये इन पे पोएम्स लिखी गई हैं, सॉन्ग्स लिखे गए हैं, फिर विच वर रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेन्ड मिनिस्ट्रल्स। सो ये जो इनके जो उनके दरबार में बैठे जाने वाले रत्न होते थे, सो इनमें से कोई एक रत्न जो सिंगर होता था वो गाता था ये, इवन बाकी लोग भी गाते थे जो इनके ये पोयम, इनके ऊपर सॉन्ग्स। These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. So ये जो पोएम्स लिखी गई हैं इनके ऊपर सॉन्ग्स लिखे गए हैं, फिर गाने गाए जाते थे। सो इससे जो उनके हीरोज थे, हीरोज मतलब ये राजपूत किंग्स, सो जो ये हीरोज थे उनकी यादें एक संजो के रखी गई हैं, संभाल के रखी गई हैं, और बाकियों से भी एक्सपेक्ट करा जाता है कि भाई वो लोग इनसे इंस्पायर हों, इनका एग्जाम्पल लें, मतलब इनसे इंस्पिरेशन लें। Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situations and a range of strong emotions, loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. इवन सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं इन स्टोरी से इंस्पायर होते थे, राजपूत राजाओं की जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, जो आम आदमी होते थे, वो भी अट्रैक्ट होते थे इन स्टोरीज से, इनकी इन स्टोरीज से, जो मतलब एकदम एक ड्रामा टाइप होता था, मतलब ड्रामेटिक सिचुएशंस, जैसे कि लॉयल्टी हुई, मतलब ये लोग वफादारी को भी बहुत वफादारी के भी बहुत किस्से हैं। आपने बहुत सुना होगा कि इनके जो लोग होते हैं वफादार होते हैं। फ्रेंडशिप, ये लोग दोस्ती भी बहुत निभाते हैं। लव, ठीक है, जो इवन अब प्यार में भी आपने देखा होगा रानियों के लिए इन लोगों ने कुएं, तालाब और ये सब बनाए हैं। वेलर, ब्रेवरी, इनके ब्रेवरी के किस्से फेमस है। एंगर, ये लोग गुस्सेबाज भी बहुत होते हैं, एक्सेट्रा। मतलब ऐसे ये जो सारे इमोशंस हैं, ये जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, ये लोग भी अपने इमोशंस, ये भाई हम राजपूत, ये करके ये इमोशंस दिखाते हैं और बहुत ही ड्रामेटिकली दिखाते हैं, ठीक है, मतलब एकदम के पूरे पावर में ऐसा। डिड वुमन फाइंड अ प्लेस विद इन दी स्टोरीज? क्या औरतों का भी जगह है, मतलब ये जो राजपूतों की स्टोरीज बताई जाती हैं, कही जाती है, पोएम्स लिखी जाती हैं, तो इनमें कोई औरतों का भी स्थान है? Sometimes they figure as the cause for conflict as men fought with another to either win or protect woman. अच्छा, इनमें जो वुमन है, वुमन को झगड़े की वजह बताया गया है यहाँ पे। दे फिगर एज द, दे कौन? वुमन। फिगर एज द कॉज, कॉज मतलब कारण, फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़े। एज मैन फॉट विद अनदर टू आइदर विन और प्रोटेक्ट वुमन। एक राजा दूसरे राजा से या एक आदमी दूसरे आदमी से कभी कभी इस बात पे भी लड़ता था, या तो लेडी को जीतने के लिए या अपनी लेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़े जाते थे, ठीक है। सो वुमन आर ऑल्सो डेपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड्स इन बोथ लाइफ एंड डेथ। औरतों को और एक तरह से दर्शाया गया है, राजस्थानी औरतों को, कि वो अपने हीरोइक हस्बैंड, जो उनके बहादुर हस्बैंड्स होते थे, वो उनका साथ देती थी, उनकी लाइफ में भी, उनकी डेथ में भी, ठीक है। सो इस तरह से वुमेन्स आर ऑल्सो, इवन आपने कहानी भी सुनी होगी, पद्मावती की कहानी सुनी होगी। सो वो भी एक राजस्थानी रानी थी, तो वहां पे भी देखो ऐसा ही था। उनको जीतने के लिए अलाउद्दीन खलजी आया, उसको जीतना था। सो जो पद्मावती थी, उनके हस्बैंड ने लड़ाई की, मतलब उन्होंने अपनी रानी नहीं दी नहीं, उन्होंने लड़ाई करना पसंद किया वो और उन्होंने लड़ाई की। उनको बहुत सारी रानियां थी, पर उन्होंने अपनी रानी नहीं दी अलाउद्दीन खलजी को, और लड़ाई की, वो मारे भी गए। और फिर पद्मावती ने, फिर अलाउद्दीन खलजी जब पद्मावती को जीतने आया तो उसने उसके साथ जाने की जगह उसने भी डेथ कर ली अपनी, मतलब वो भी, उन्होंने भी आत्मदाह कर लिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो औरतें हैं, राजस्थानी औरतें,
वो दिखाई जाती हैं अपने हीरोइक हस्बैंड्स का, मतलब लाइफ और डेथ में साथ दिए, मतलब ये सब दिखाया जाता है इनकी स्टोरीज में। इवन बहुत सारी स्टोरीज हैं, ये पद्मावती तो अभी फेमस स्टोरी है क्योंकि एक पिक्चर बन गई उस पर। बाकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, आपको राजपूताना रानियों पे, राजपूताना राजाओं पे बहुत स्टोरीज हैं। देयर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती और द इमोलेशन ऑफ विडोज ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स। जो मैंने अभी अभी आपसे बात कही, रानियों के लिए ये स्टोरी बहुत ही फेमस है कि यहाँ पे सती प्रैक्टिस फॉलो करती थी ये रानियां, मतलब अपने जो पति की चिता पे वो लोग बैठ जाती थी जिंदा जलने के लिए, मतलब सती प्रैक्टिस फॉलो करती थी कि भाई हस्बैंड नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे, ऐसा। सो ये राजपूत्स में उस टाइम ये फॉलो होता था। ऑब्वियसली आज नहीं होता होगा, आज ये गैर कानूनन है, आज अगर कोई करता है सो लॉफुली दैट इज रॉन्ग, बट उस टाइम, ठीक है, उस टाइम आउट ऑफ भाई एक ये उस टाइम होता था, उस टाइम फुल ड्रामा और ये सब होता था। सो उस टाइम ये फॉलो है, आज नहीं। सो ये रहा आपका राजस्थान। आपने राजस्थान के बहुत किस्से सुने होंगे, बीकानेर के राजाओं पे, जोधपुर, मेवाड़, ठीक है, ये सारी जगहों पे आपने किस्से सुने होंगे। इवन आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक्स में भी ये सब बहुत कुछ आता होगा, ठीक है। सो दोस्त, अब हम चलते हैं पेज 126 पे। So those who followed the heroic ideal often had to pay for it with their lives. So जो लोग अपने सिद्धांतों को फॉलो करते थे, आइडियल्स मतलब एक आइडियल्स फॉलो करते थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ती थी, ठीक है। जैसे कई राजा मानते थे प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है, राजपूत राजा ये सब भी मानते थे कि प्राण चले जाए पर वचन न जाए। सो किसी को वचन दे देते थे, उसमें भी फंस जाते थे, उनको अपनी मतलब डेथ हो जाती थी उसी में उनकी। सो इस तरह से इनको अपनी जान गंवानी पड़ती थी उनके आइडियल्स की वजह से, उनके जो विचार हैं उनकी वजह से, जो महान विचार थे ऑब्वियसली, मतलब बहुत इनके महान विचार होते थे कि भाई दोस्ती अच्छी निभानी है, ऐसा करना है, वैसा करना। तो ये जो अच्छे विचार थे, इसकी वजह से कई बारी जो सामने वाला जो उनका अपोनेंट होता था, दुश्मन होता था, फायदा उठाता था और इसी से उनको जान गंवानी पड़ जाती थी, क्योंकि वो राजपूत थे पर सामने वाला तो नहीं राजपूत था। सो फाइंड आउट, आपने बहुत किस्से सुने होंगे राजपूतों की रानियों के, बहुत किस्से सुने होंगे, 2-3 तो इवन आपके नाम मुंह पे भी होंगे। सो इस तरह से मतलब आपने देखा कि राजपूतों का भी मतलब एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे जगन्नाथ का जो पंथ है वो कहाँ फॉलो किया जाता है, उड़ीसा में, पुरी में। और फिर ये जो राजपूत्स का जो संप्रदाय है, राजपूत्स का कहाँ फॉलो किया जाता है, राजस्थान में। सो आप देख सकते हो कि धर्म के साथ एक पूरी की पूरी रीजन जुड़ गई है। बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। अब यहाँ देखो, अगर आप देख सकते हो, अगर आप रीजन से आगे बढ़ के चलो तो कथक की स्टोरी क्या है। कथक आप देखते हो, कथक एक डांस फॉर्म है। सो ये जो कथक है, सो ये कैसे प्रचलित हुआ, ये कैसे फेमस हुआ। सो यहाँ देखो, एक पेज नंबर 127 पे ये कथक डांसर्स की एक पेंटिंग है, एक कोट में मिली गई, ये पाई गई पेंटिंग है, ठीक है। और यहाँ पे ये पेज 126 पे ये एक डांस क्लास है, डांस क्लास लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो। सो ये एक पेंटिंग है जो कि एक डांस क्लास का सीन है, उस टाइम की डांस क्लास। और ये लक्ष्मण टेम्पल है, पेंटिंग नहीं है, ये बाकायदा मूर्तियां, ऐसे स्कल्पटर्स, जो स्कल्पचर्स कहते थे ना, सो ये स्कल्पचर्स हैं। ये है खजुराहो के लक्ष्मण टेम्पल के हैं, ये है आपके पेज 126। सो एक डांस, जो हमारे डांस फॉर्म्स हैं, कथक एक बहुत फेमस डांस फॉर्म है। आज भी लड़कियां बहुत खुशी से सीखती हैं कथक, काफी उनकी फेमस होता है, मतलब लड़कियां सीखना चाहती हैं आज भी, इवन लड़के भी सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों का है, लड़के भी सीखना चाहते हैं। सो जो ये कथक की स्टोरी है, उसकी स्टोरी क्या है, उसको भी रीजन के साथ जोड़ा गया है कि क्या।
So if heroic traditions can be found in different regions in different forms, the same is true of dance. अगर आप मतलब ये जो बहादुरी को, ये जो heroic traditions है, बहादुरी को, बहादुरी के किस्सों को अगर आप एक पर्टिकुलर रीजन के साथ जोड़ रहे हो अलग अलग तरह से, सो डांस भी वैसा ही है. डांस भी पर्टिकुलर रीजन, जैसे अगर आप भाई वचन, दोस्ती और इन सब के किस्से आपको राजपूतों में, राजस्थान के राजपूतों के लिए सुनने मिलते हैं, तो वैसे भी कथक की भी कोई स्टोरी है. कथक जो कि एक डांस फॉर्म है, उसकी भी एक पर्टिकुलर स्टोरी है. सो हीरोइक ट्रेडिशंस कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. द सेम इज ट्रू ऑफ डांस. लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फॉर्म. सो आज हम एक डांस फॉर्म की हिस्ट्री देखेंगे कि भाई कथक किस तरह से एग्जिस्ट होता है, कथक किस तरह से फेमस हुआ. सो नाउ एसोसिएटेड विथ सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. सो नॉर्थ मतलब नॉर्थ इंडिया में कथक एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है. बहुत ही कथक वहाँ परफॉर्म किया जाता है. द टर्म कथक इज डिराइव फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी. कथक वर्ड कौन से शब्द से आया? अच्छा, काफ़ी जो आप में लड़कियां लड़के जो कथक पसंद करते हैं उनके लिए टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर आपको कथक डांस फॉर्म पसंद है तो ये आपको हिस्ट्री उसकी जानने मिल रही है. सो द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा. जो कथक वर्ड है वो कथा शब्द से आया. अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज फॉर स्टोरी. कथक वर्ड कथा से आया. कथा मतलब स्टोरी. सो द कथक स्वर, अब यहाँ कथक एक्चुअली क्या है? सो द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो ये जो कथक्स होते थे, कथक्स लोग थे, कौन से लोग थे? कथक्स वर ओरिजिनली, ये एक्चुअली एक कास्ट थी, स्टोरी टेलर्स की कास्ट थी. मतलब स्टोरी सुनाने वालों की एक पूरी कास्ट थी. एक पूरा कास्ट तो आपको पता है ना. सो एक स्टोरी टेलर्स की एक पूरी कास्ट थी. और ये कास्ट कहाँ पाई जाती थी? नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में ये लोग रहते थे. नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में. हु एम्बेलिश देयर परफॉर्मेंस विद जेस्चर्स एंड सॉन्ग्स. तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती थी वो अपने परफॉर्मेंस में एक जेस्चर और सॉन्ग्स, मतलब उनके परफॉर्मेंस में आपको जेस्चर्स, अलग अलग मुद्राएं दिखेंगे, अलग अलग वो सिंबल्स दिखेंगे, सॉन्ग्स दिखेंगे. मतलब ये एक्चुअली टेम्पल्स में स्टोरी टेलर्स, मतलब एक डांस फॉर्म में वो पूरी स्टोरी बता देते थे, ऐसा था. कथक began evolving into distinct mode of dance in the 15th and 16th century with the spread of भक्ति movement. कथक को ज़्यादा भक्ति से जोड़ा गया. तो कथक began evolving into distinct mode of dance in the 15th and 16th century. So 15th और 16th century में कथक को एक डांस फॉर्म के रूप में, एक भक्ति मूवमेंट के रूप में स्प्रेड किया गया. और भक्ति मूवमेंट के साथ कथक भी, और क्योंकि कथक एक मतलब टेम्पल्स में, जो टेम्पल्स में रहने वाली कास्ट होती थी, कथक थी, वो लोग अपनी मुद्राओं से पूरी स्टोरी टेलिंग होती थी उनकी. सो ये बहुत ही फेमस हुआ. जैसे भक्ति मूवमेंट इवॉल्व हुआ, भक्ति मूवमेंट भाई लोगों को भक्ति का कॉन्सेप्ट समझ आया, तो कथक भी उतना फेमस होता गया. द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्ण वर इनेक्टेड इन फोक प्लेस called Ras Leela, which combined folk dance with the basic gestures of Kathak storytellers. इसमें सबसे फेमस है राधा कृष्ण की कहानियाँ, जो राधा कृष्ण की महान कहानियाँ हैं. सो वो फोक प्लेस में, मतलब ये जो लोकल गांव में जो प्लेस होते हैं उसमें उन राधा कृष्ण की कहानियों को इनेक्ट किया जाता था, एक्टिंग करी जाती थी, और रासलीला कहा जाता था. मतलब जो राधा कृष्ण की कहानियाँ हैं वो रासलीला कहा जाता था. और उसमें उस रासलीला, मतलब वो जो कहानी सुनाते सुनाते उसमें डांस को भी कंबाइन किया जाता था, बीच में डांस सीक्वेंस भी डाले जाते थे. उसमें कथक स्टोरी टेलर्स का एक डांस फॉर्म भी डाला जाता था रासलीलास में. सो इस तरह से मतलब कथक को ज़्यादा ऐसे धार्मिक वे में जोड़ा गया, ये भगवानों से जोड़ा गया है. मतलब एक तो ये लोग टेम्पल के स्टोरी टेलर से टेम्पल्स में रहते थे, टेम्पल कास्ट थी, और ऊपर से राधा कृष्ण के लेजेंड्स के जो इनके जो फोक प्लेस थे, जिसे रासलीला कहते हैं, वो डांस, बीच बीच में डांस करके वो मुद्राएं बना बना के वो कहानी को आगे बढ़ाते थे.
sorry. Under the Mughal emperors and their nobles, Kathak was performed in the court, where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style. So पहले अगर आप देखो तो भक्ति के साथ और कृष्ण इसके साथ जोड़ा गया कथक, पर फिर मुगल एम्परर आए, ठीक है। आपको पता है कि मुगलों ने काफ़ी जगह जीती थी, काफ़ी देश जीते, मतलब काफ़ी स्टेट्स जीते उस टाइम। सो जो मुगल एम्परर और उनके जो नोबल्स थे, मुगल एम्परर और उनके जो मुगल और जो उनके मुगल राजा थे, कथक वॉज परफॉर्म इन द कोर्ट। ये जो कथक डांस फॉर्म है उनको कोर्ट में परफॉर्म करना होता था, मतलब राजा के दरबार में परफॉर्म करना होता था। वेयर इट अक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट फीचर्स एंड डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विद अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। सो क्योंकि ये कोर्ट में परफॉर्म होता था, राजा के घरानों में परफॉर्म होता था, तो एक अलग स्टाइल डेवलप हुई कथक की। कथक की एक अलग ही कहानी चालू हुई, मतलब डांस फॉर्म थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ। तो पहले कहाँ परफॉर्म होता था? सिर्फ मंदिरों में, स्टोरी टेलिंग का एक पार्ट था। फिर जो रासलीला की कहानियाँ थी राधा कृष्ण की, उसमें ये कथक परफॉर्म करते थे। फिर आगे जाके मुगल राजाओं के कोर्ट्स में ये डांस फॉर्म परफॉर्म होने लगा अलग अलग स्टाइल्स के साथ। सब्सिक्वेंटली इट डेवलप्ड in two traditions और घरानास, one in the courts of राजस्थान and other in लखनऊ। अब क्या हुआ? अब कथक के दो घराने बन गए, मतलब कथक के दो अलग अलग स्टाइल बन गए, मतलब कथक फॉर्म है उसके दो घराने बन गए। घराने मतलब जो दोनों पार्टीज, मतलब जो दोनों लोग, जो दोनों कथक करने वाले थे डांसर्स, वो ओरिजिनली उनका जो पूर्वज हैं वो कथक से ही रहे होंगे, पर उन्होंने आगे जाके एक अलग फॉर्म ऑफ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, तो दो सेपरेट घराने बन गए कथक के। सो सब्सिक्वेंटली इट डेवलप्ड इन टू ट्रेडिशन। सब्सिक्वेंटली इट डेवलप्ड, ये MCQ में अच्छा क्वेश्चन है कि कितने घराने हैं कथक के। सो इट डेवलप्ड इन टू ट्रेडिशंस और घरानास। सो दो घराने मतलब टू डिफरेंट स्टाइल्स हो गए इसके, टू डिफरेंट ट्रेडिशंस हो गए। वन इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान एंड अदर इन लखनऊ, मतलब राजस्थान के जो कोर्ट्स होते थे, राजस्थान के जो राजा के दरबार लगते थे, वहाँ पे अलग कथक घराने परफॉर्म करते थे, और लखनऊ जो कि मुगलों का शासन था, वहाँ अलग कथक परफॉर्म किया जाता था। दो घराने हो गए। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इट ग्रू इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म। अब जो वाजिद अली शाह के अंदर उनकी जो शासन था, पैट्रोनेज था, उनके शासन के अंदर वाजिद अली शाह वो थे अवध के लास्ट नवाब। सो अवध सिटी के लास्ट नवाब थे वाजिद अली शाह। सो उनके शासन में कथक को एक बहुत बूस्ट मिला, मतलब कथक को और ज़्यादा फेम मिली। उन्होंने कथक को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, राजा होने के नाते शायद वो कथक डांसर्स को बहुत इज्जत देते होंगे, बहुत परफॉर्म कराते होंगे, तो इस तरह से कथक डांसर्स को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिला उनके टाइम। सो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इट ग्रू इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म। बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, अब जो 19th सेंचुरी का बिल्कुल लास्ट हिस्सा था, इट वॉज फर्मली एंट्रेंस्ड एज अ डांस फॉर्म नॉट ओनली इन दिस टू रीजन्स बट इन द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार एंड MP। सो जो 19th सेंचुरी का एंड वाला पार्ट आया, 19th सेंचुरी का एंड में आया। सो बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी का जो तीसरा क्वार्टर था, इट वॉज फर्मली एंट्रेंस्ड एज अ डांस फॉर्म। सो इसको एक डांस फॉर्म की तरह खाली उन दो रीजन्स में नहीं, पर और भी जगह फेमस हुआ। मतलब 19th सेंचुरी आते आते पहले भाई लखनऊ में और राजस्थान के कोर्ट्स में किया जाता था, कुछ मंदिरों में किया जाता था। फिर आगे जाके कहाँ कहाँ ये कथक डांस फॉर्म फेमस हुआ? पंजाब में, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार एंड MP, मध्य प्रदेश। ठीक है, सो ये कथक डांस फॉर्म और भी आगे बहुत फेमस हुआ। Emphasis was laid on intricate and
रैपिड फुटवर्क मतलब ये डांस फॉर्म में क्या होता था, डांस फॉर्म में जो भार दिया जाता था, इंट्रिकेट मतलब बहुत ही, एक कहते हैं ना बारीक, इंट्रिकेट एंड रैपिड फुटवर्क। रैपिड मतलब ये जो एकदम फास्ट जो उनका फुट मूवमेंट होता है कथक में। एलोबोरेट कॉस्ट्यूम्स और बहुत ही मतलब कॉस्ट्यूम्स बहुत जबरदस्त कॉस्ट्यूम्स होते थे, एज वेल एज ऑन द इनेक्टमेंट ऑफ स्टोरीज। और कथक जो कथक करी जाती थी उसमें स्टोरीज होती थी, स्टोरी टेलिंग होती थी। सो पूरा भार उस पर दिया जाता था। Kathak, like several other cultural practices, was viewed with disfavor by most of British administrators in the 19th and 20th centuries. So, हम आपको पता है ब्रिटिशर्स जब आए थे उनको इंडिया की काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कल्चरल चीज़ें पसंद नहीं थी। उसी में कथक था। कथक जो था ब्रिटिशर्स द्वारा पसंद नहीं किया जाता था। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस वॉज व्यूड विद डिसफेवर। उनको ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था कथक 19th और 20th सेंचुरीज में। हाउएवर इट सर्वाइव्ड एंड कंटिन्यूड टू बी परफॉर्म्ड बाय कोर्टिसंस एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। पर तो भी भले ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं था, पर कथक सर्वाइव कर गया। कथक मतलब लोगों को पसंद था, लोग परफॉर्म करते थे। कथक इट्स सर्वाइव्ड एंड कंटिन्यूड टू बी परफॉर्म बाय कॉर्टिसंस मतलब जो राजा के दरबारी थे, जो उसके दरबार में जो नवरत्न वगैरह होते थे, तो वहाँ जो डांसर्स थे परफॉर्म करते थे कथक। और कथक इवन इंडिपेंडेंस के बाद मतलब ब्रिटिशर्स चले गए उसके बाद जो 6 क्लासिकल फॉर्म्स हैं डांस के 6 क्लासिकल फॉर्म्स कहे जाते हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म्स। उसमें से कथक एक वन ऑफ द एक मतलब बहुत ही जाना माना पहचाना क्लासिकल डांस फॉर्म है कथक। ठीक है, सो इंडिपेंडेंस के बाद कथक सरवाइव कर गया और ये वन ऑफ द 6 क्लासिकल डांस फॉर्म फेमस है। सो वी आर एंडिंग अवर टॉपिक हेयर। हम ये पेज नंबर 127 पे एंड करते हैं। सो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था पेज नंबर 123 से स्टार्ट किया था। एक बार हम क्विक रिकैप देख लेते हैं। सारी पॉइंट्स आपको लिखनी है और जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस की वो सारी पॉइंट्स आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है। सो पेज नंबर 123 पे हमने जगन्नाथ कल्ट मतलब जगन्नाथ जो संप्रदाय था, जगन्नाथ पंथ था, वो कैसे डेवलप हुआ वो हमने पढ़ा। सो हमने पढ़ा कि पुरी के उड़ीसा के पुरी में जो है जगन्नाथ का जो ये कल्ट है बहुत फेमस हुआ। 12th सेंचुरी की बात है, जो बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, जो गंगा डायनेस्टी के रूलर्स थे, उनमें अनंत वर्मन था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुरुषोत्तम जगन्नाथ का टेम्पल बनवाएंगे पुरी में। 1230 में किंग अनंग भीम III ने उन्होंने अपना जो राज्य था वो देवी मतलब उन्होंने अपने जगन्नाथ भगवान को ही डेडिकेट करा। उन्होंने कहा मैं भगवान का डिप्यूटी हूँ। सो अनंत वर्मन, किंग अनंग भीम को आप बोल सकते हो, जगन्नाथ जो कल्ट है उसको डेवलप करने वाले बोल सकते हो। फिर टेम्पल फेमस होता गया और अलग अलग शासन आए, कभी मुगल आए, मराठा, ईस्ट इंडिया कंपनी आए, तो उन्होंने उड़ीसा जीता। तो वो लोग मंदिर पे भी अपना हक रखते थे, उनको लगता था लोकल पीपल का हम भरोसा जीतेंगे। फिर राजपूत का कल्ट हमने पढ़ा कि राजपूत कल्ट कैसे डेवलप हो, राजपूतों का पथ। तो राजपूतों का पंथ जो है वो हीरोइज्म मतलब हीरोइज्म, उनके बहादुरी के किस्से कहानियों, जो वीर गाथाओं के लिए फेमस है। हीरोइज्म मतलब एक स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी, उसके लिए फेमस है। सो आज प्रेजेंट डे राजस्थान है, तो राजपूताना कहा जाता था ब्रिटिश। तो ऐसा नहीं राजपूत वहीं रहते थे, राजपूत नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में भी रहते थे। और ऐसा भी नहीं कि राजस्थान में सिर्फ राजपूत रहते थे, बाकी लोग भी रहते थे। सो राजपूत को एक राजस्थान के कल्चर का एक डिस्टिंक्ट हिस्सा, एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। सो 8th सेंचुरी से जो राजस्थान है बहुत सारी राजपूत फैमिलीज द्वारा रूल करा गया। पृथ्वीराज एक ऐसे रूलर थे जो अपनी बहादुरी के किस्सों के लिए फेमस थे। सो राजपूत के लिए माना जाता था कि भाई बैटलफील्ड पे मर जाएंगे पर हार स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब ये लोग हार नहीं स्वीकार करते थे।
इनकी स्टोरीज, उनकी कथा स्टोरीज, उनके बारे में सॉन्ग्स पोएम्स बोली जाती थी कोर्ट्स में। लोग बहुत इंस्पायर होते थे, राजा बहुत इंस्पायर होते थे। ये लोग लॉयल्टी, वफादारी, फ्रेंडशिप, लव, वेलर, वेलर मतलब ब्रेवरी, एंगर, ये सब में बहुत आगे थे। औरतों का भी एक स्थान था इनकी स्टोरीज में, पर औरतों को ज्यादातर एक कारण माना जाता था झगड़ों का। या तो अपनी रानी को बचाने के लिए राजा झगड़ते थे, या तो रानी, किसी की रानी जीतने के लिए झगड़ते थे। सो औरतों को एक जो उनके हीरोइक हस्बैंड्स के पीछे वो लाइफ में भी साथ देती थी, डेथ में भी वो सती हो जाती थी, जिसे इमोलेशन कहा जाता है, जिंदा वो खुद को भस्म कर देती थी। फ्यूनरल पायर मतलब पवित्र चिता, जो पति की पवित्र चिता है उसमें वो खुद को राख कर देती थी। सो दोज हु फॉलोड ऑफन हैड टू, मतलब ये जो बड़ी बड़ी बातें जो फॉलो करते थे उनको अपनी लाइफ से चुकाना पड़ता था, क्योंकि जो भाई उनको उनके जो आइडियल्स थे इनकी वजह से उनको काफी लोग मतलब धोखा भी दे देते थे, क्योंकि ये लोग अपने आइडियल्स के बहुत पक्के होते थे। कथक की स्टोरी है, तो जैसे बहादुरी के लिए हमने देखा तो वैसे कथक भी है। सो कथक जो है, कथक कथा वर्ड से आया। सो ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में फेमस था, टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में जो स्टोरी टेलर्स थे वो। फिर राधा कृष्ण की कहानियों में कथक परफॉर्म किया जाता था, वो उनकी रासलीला दिखाते। मुगल एम्परर्स भी परफॉर्म कराते थे कथक अपने कोर्ट्स में। आगे जाके कथक के दो घराने हो गए, एक कोर्ट ऑफ राजस्थान मतलब जयपुर में और दूसरा लखनऊ में। और फिर जब वाजिद अली शाह था, उन्होंने तो और कथक को और ज़्यादा कहते हैं ना मेजर आर्ट फॉर्म बना दिया। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस कला को। फिर आगे जाके कथक खाली जयपुर में और लखनऊ के अलावा भी और जगह भी परफॉर्म किया जाने लगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है। सो यहाँ पे इंट्रिकेट मतलब वो जो एक बारीक, एक जो नीट काम, भाई पैरों का फुटवर्क और ये सब, जो जिनको डांस आती है वो ये चीज़ें समझते होंगे। एलोबरेट कॉस्ट्यूम्स, बहुत ही सुंदर सुंदर कॉस्ट्यूम्स और स्टोरीज एनेक्टमेंट होती है कथक में। कथक को ब्रिटिशर्स पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी ये सरवाइव कर गया। और इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद 1 of 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस में कथक भी एक फेमस है। सो एंडिंग माई लेक्चर here, write each and every point properly, read up to page 127 properly. So we will continue our lecture tomorrow. Thank you.